हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल पढ़ाई पाठशाला में। प्रिय साथियों, आपका अपना यह YouTube चैनल पढ़ाई पाठशाला हिंदी साहित्य को लेकर एक बहुत अच्छा सीरीज प्रारंभ किया हुआ है। हिंदी साहित्य के जो महत्वपूर्ण कवि हैं, उनको लेकर, उनके साहित्यिक परिचय को लेकर यहाँ पर बातचीत की जाती है। इस श्रृंखला में आज के जो कवि हैं वह हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र। भारतेंदु हरिश्चंद्र हिंदी साहित्य के बहुत महत्वपूर्ण कवि हैं। जो मेरे प्रिय साथी असिस्टेंट प्रोफेसर जो अभी उत्तर प्रदेश, एमपी, मध्य प्रदेश, राजस्थान की परीक्षा देने वाले हैं या फिर किसी भी स्टेट या सेंट्रल लेवल की पीजीटी की परीक्षा या फिर टीजीटी की परीक्षा देने वाले हैं, उन सभी लोगों को ध्यान में रखकर यह वीडियो मैं तैयार करने जा रहा हूं। साथियों, इस वीडियो में हम भारतेंदु हरिश्चंद्र के जीवन परिचय, साहित्यिक परिचय के बारे में जानेंगे कि इनके जीवन में इन्होंने कौन कौन सा कार्य किया है, किस किस साहित्यिक रचना को रचा है आदि, इनके बारे में विस्तृत रूप से बात करेंगे। साथियों, यह वीडियो लगभग 10 से 12 पुस्तकों को पढ़ के मैं बनाने जा रहा हूं, निर्मित करने जा रहा हूं। विश्वास मानिए, मात्र इस एक वीडियो को देखने के बाद आपको अन्य किसी विशेष ग्रंथ को पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बस किसी भी प्रैक्टिस पेपर को लेकर अगर आप भारतेंदु के जितने भी क्वेश्चंस हैं उसको आप लगा लेते हैं तो आपके जो भी प्रश्न भारतेंदु से आएंगे, या तो भारतेंदु की रचनाओं से आए, चाहे उनकी पत्रिकाओं से आए, या किसने क्या कहा है भारतेंदु के बारे में उससे रिलेटेड आए, तो आप आसानी से कर पाएंगे। चलिए इस सेशन की हम शुरुआत करते हैं। आज के इस सेशन की शुरुआत करते हैं। भारतेंदु के बारे में विस्तृत रूप से हम पढ़ते हुए समझते हुए चलेंगे। आइए। हरिश्चंद्र। हरिश्चंद्र कौन? भारतेंदु। भारतेंदु हरिश्चंद्र। भारतेंदु हरिश्चंद्र के बारे में आइए हम पढ़ते हैं कि इनका जन्म कब हुआ, इनकी मृत्यु कब हुई, तथा विशेष बातें इनकी सीखते हैं, पढ़ते हैं साथियों। ठीक है, तो देखिए भारतेंदु हरिश्चंद्र जो हैं, इनका प्रारंभिक नाम हरिश्चंद्र के नाम से जान, भारतेंदु इनको उपाधि मिली है साथियों। उपाधि ये कब मिली? 1880 में इनको भारतेंदु की उपाधि दी जाती है साथियों। दरअसल इस बारे में हम बाद में बात करेंगे, पहले इनके जन्म के बारे में बात करें। ठीक है, भारतेंदु हरिश्चंद्र का जन्म कब होता है साथियों? विस्तृत रूप से बहुत सहज तरीके से समझते हुए चलेंगे एक एक बात को। मैं कोशिश करूंगा कि 30 से 35 मिनट में आपको भारतेंदु हरिश्चंद्र पे एक समझ विकसित कर दूं, बहुत अच्छे तरीके से बताते हुए चलूं। तो साथियों, जो भारतेंदु हरिश्चंद्र जी हैं, इनका जन्म 1850 ईस्वी में कहां पर? काशी में हुआ था, वहीं बनारस वाला काशी। इनका जन्म 1850 ईस्वी में काशी में हुआ था, तथा इनकी मृत्यु जो हुई थी साथियों वह 1885 ईस्वी में कहां पर? काशी में हुई थी। लगभग 35 वर्ष की आयु इनकी थी। दोस्तों, बहुत कम आयु में इन्होंने बहुत बड़ी प्रसिद्धि हासिल की, तथा भारतेंदु हरिश्चंद्र के नाम से ही एक भारतेंदु युग की शुरुआत होती है। इन्हीं से साथियों, इन्हीं से आधुनिक काल की शुरुआत मानी जाती है साथियों। आधुनिक काल की शुरुआत मानी जाती है। आइए थोड़ी सी बातचीत को आगे बढ़ाएं। इनके पिता का क्या नाम था साथियों? इनके पिता का नाम गोपाल चंद्र गिरिधर दास। गोपाल चंद्र गिरधर दास जी हैं। इनके पिताजी गोपाल चंद्र गिरधर दास जी हैं, जो बहुत बड़े रचनाकार भी हुए थे। इनकी माता का नाम साथियों, इनकी माता का नाम क्या था? इनकी माता का नाम था सुलेखा। क्या था? सुलेखा। ये आप नोट करते चले, या फिर ये वीडियो तो यूट्यूब पे रहेगी ही।
ठीक। भारतेंदु हरिश्चंद्र की एक प्रेमिका हुई, ठीक है। प्रेमिका का क्या नाम था? प्रेमिका का नाम चंद्रिका, चंद्रिका था। आप अभी प्रश्न पूछेंगे आपकी सर भारतेंदु हरिश्चंद्र की एक पत्रिका है हरिश्चंद्र चंद्रिका, क्या यह उनके ऊपर ही इन्होंने लिखा है? तो इसका मैं उत्तर दूंगा शायद हाँ, ठीक है। आइए आगे बातचीत करते हैं। जो भारतेंदु हरिश्चंद्र जी हैं, भारतेंदु हरिश्चंद्र जी जो रचनाएं रचते थे, उर्दू की रचनाएं, उर्दू में जो रचनाएं रचते थे वह किस उपनाम से रचते थे? रशा, रशा उपनाम से उर्दू की रचनाएं रचते थे। बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार परीक्षा में पूछा जाता। अच्छा, उपनाम रशा नाम से उर्दू में रचनाएं रचते थे। अच्छा, एक और मैं बात यहां आपको बता दूं, अभी याद आ गया, फिर बाद में भूल जाऊंगा। जो प्रेमघन थे, प्रेमघन जो रचनाकार हैं, वह उर्दू में अब्र नाम से रचना रचते थे, तथा जो रत्नाकर थे, जगन्नाथ दास रत्नाकर, वह जकी नाम से उर्दू में रचनाएं रचते थे, और जो हरिश्चंद्र थे वह रशा नाम से उर्दू में लेखन लिखते थे, ठीक है। अब जो इनके गुरु थे, गुरु किसके? भारतेंदु हरिश्चंद्र के गुरु का क्या नाम था? तो देखिए दोस्तों, भारतेंदु हरिश्चंद्र के गुरु का नाम शिव प्रसाद, शिव प्रसाद सितारे हिंद, शिव प्रसाद सितारे हिंद था, ठीक है, ठीक है। आइए हम कुछ कुछ महत्वपूर्ण बातों पर अब बात शुरू करते हैं। ये था इनका बेसिक परिचय, ठीक है। आगे हम इनके बारे में अन्य बात करें। देखिए, यह जो थे, यह बल्लभ संप्रदाय, कौन? भारतेंदु हरिश्चंद्र बल्लभ संप्रदाय में दीक्षित होते हैं, ठीक है, दीक्षित होते हैं बल्लभ संप्रदाय में। भारतेंदु हरिश्चंद्र की जो प्रथम रचना है, प्रथम रचना है, वह है विद्या सुंदर, ठीक है, विद्या सुंदर। कब? 1868 ईस्वी में इनकी प्रथम रचना विद्या सुंदर है साथियों, जो 1868 ईस्वी में लिखी जाती है, ठीक है। प्रथम की बात हो रही है तो इसके इनके प्रथम पत्रिका के बारे में भी थोड़ी सी बात कर लें। जो इनकी प्रथम पत्रिका है वह है कवि वचन सुधा, कवि वचन सुधा इनकी प्रथम पत्रिका है, जो 1868 ईस्वी में आई थी। यह एक बहुत इंपॉर्टेंट मासिक पत्रिका प्रारंभ से शुरुआत हुई थी दोस्तों 1868 में, लेकिन 1881 ईस्वी तक जाते जाते यह पत्रिका क्या हो गई? यह पत्रिका क्या हो जाती है दोस्तों? यह पत्रिका साप्ताहिक हो जाती है, ठीक है, साप्ताहिक हो जाती है। प्रथम पत्रिका कवि वचन सुधा जो 1868 में निकलती है, स्टार्टिंग में यह मासिक निकलती है, 1881 में यह साप्ताहिक हो जाती है। प्रथम की बात अभी कर रहे हैं, तो प्रथम खड़ी बोली की रचना किसकी? भारतेंदु हरिश्चंद्र की प्रथम खड़ी बोली की रचना है इनकी रचना है फूलों का गुच्छा, फूलों का गुच्छा, ठीक है, प्रथम खड़ी बोली। अच्छा, इन्होंने एक समाज का भी संपादन किया है, ठीक है। आइए देखिए, प्रथम संपादित सभा या समाज पूछ देगा तो वह है कविता वर्धिनी सभा। कब? 1870 में, ठीक है। इतनी हम बेसिक बात समझे। आइए अब हरिश्चंद्र के बारे में कुछ महत्वपूर्ण बात भी समझते हैं, ठीक है। देखिए, भारतेंदु हरिश्चंद्र जी हैं, भारतेंदु हरिश्चंद्र को 1880 ईस्वी में भारतेंदु की उपाधि प्राप्त हुई, ठीक है। भारतेंदु हरिश्चंद्र को भारत का चंद्र कहा जाता है, ठीक है। जो भारतेंदु हरिश्चंद्र है उनको भारत का चंद्र कहा गया, ठीक है साथियों।
जो 1868 में इनकी कवि वचन सुधा पत्रिका थी, तो उसके बारे में बात करें। 1881 में जो कवि वचन, उसी के बारे में जो मैं अभी चर्चा किया हूं, कवि वचन सुधा साप्ताहिक रूप में प्रकाशित होने लगा। यह हिंदी की एकमात्र पत्रिका है जिसे तीनों रूपों में देखा गया। किस किस रूप में? पहला मासिक, दूसरा मासिक, दूसरा पाक्षिक, तीसरा साप्ताहिक। इस तीनों रूपों में हिंदी की इकलौती ये पत्रिका है जो तीनों रूपों में देखा गया। ठीक है, आगे हम बात करें तो भारतेंदु 20 वर्ष की अवस्था में ऑनरेरी मजिस्ट्रेट बनाए गए। ठीक है, भारतेंदु जब 20 वर्ष की अवस्था में थे तो ऑनरेरी मजिस्ट्रेट बनाए गए, और इसी समय इन्होंने बहुत एक महत्वपूर्ण और बहुत बढ़िया काम किया। स्त्रियों के विकास के लिए काम शुरू किया। ठीक है, स्त्रियों के विकास के लिए भी काम शुरू किया। ठीक है, आइए अब हम थोड़ी सी अन्य बातचीत करें। तो इनकी एक पत्रिका निकलती है कब? 1873 में इनकी एक पत्रिका निकलती है। कौन सी? हरिश्चंद्र मैगजीन। 1873 में एक पत्रिका निकलती है। यह पत्रिका मासिक रूप में हम सबके समक्ष आती है, और यह पत्रिका ब्रज भाषा की समर्थक थी। किसकी? ब्रज भाषा की समर्थक पत्रिका थी। और बनारस के, जो बनारस क्षेत्र था, बनारस के सीमा के अंदर घटित हो रही घटनाओं को यह पत्रिका उजागर करती थी। यह पत्रिका 8 माह निकली, और इसके 8 अंक हम सबके समक्ष आए थे। बाद में हरिश्चंद्र मैगजीन से इसका नाम बदलकर हरिश्चंद्र, बहुत इंपॉर्टेंट, हरिश्चंद्र चंद्रिका के नाम से आगे यह प्रकाशित होने लगी थी। ठीक है, आगे बात करें तो 1874 में बाला बोधनी नाम से एक पत्रिका निकलती है। बाला बोधनी शीर्षक से एक पत्रिका प्रकाशित होती है। यह पत्रिका स्त्रियोपयोगी एक पत्रिका है। स्त्रियों के लिए, स्त्रियों के हित में एक पत्रिका निकलती है जिसका नाम, यह प्रश्न पूछा जाता है कि भारतेंदु हरिश्चंद्र ने स्त्रियोपयोगी पत्रिका कौन सी निकाली थी, तो वह है बाला बोधनी शीर्षक से प्रकाशित कराया था। इस पत्रिका में स्त्री समस्या के साथ साथ घरेलू टिप्स भी प्रकाशित हुआ है। ठीक है, यह प्रश्न पूछा जाता है साथियों, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, मेरा व्यक्तिगत अनुभव है, मैंने लगभग 10-15 साल की टीजीटी पीजीटी असिस्टेंट प्रोफेसर के पेपर को देखा है, तब मैं ये सारी चीजें मैं नोट करके लेकर आ रहा हूं। साथियों, स्त्री उपयोगी यह पत्रिका निकली, जो यह बार बार प्रश्न पूछा गया है। आगे बात करते हैं तो अगली बात है वैष्णव भक्ति। नोट करते जाए, वैष्णव भक्ति के प्रचार के लिए भारतेंदु ने 1873 में क्या किया?
तदीय समाज, तदीय समाज की स्थापना, तदीय समाज की स्थापना किया कब? 1873 में वैष्णव भक्ति के प्रचार प्रसार के लिए इन्होंने किया। ठीक है, 1873 में, 1873 ईस्वी में ही भारतेंदु ने एक क्लब की स्थापना की, पेनी रीडिंग क्लब की स्थापना। भारतेंदु ने पेनी रीडिंग एक क्लब की स्थापना 1873 में की है। ठीक है, अब भारतेंदु के भाषा के बारे में थोड़ी सी बात करें। प्रारंभ में भारतेंदु ब्रज भाषा के समर्थक थे, लेकिन बाद में चलते चलते यह द्विभाषी समर्थक भी बने, द्विभाषा का समर्थन किए और ब्रज भाषा में तो एक काव्य करते ही थे, लेकिन बाद में चल के यह खड़ी बोली, खड़ी बोली में भी गद्य लिखने लगे। ठीक है, मतलब खड़ी बोली और ब्रज भाषा दोनों के प्रबल समर्थक थे। भारतेंदु की रचनाएं कितनी मानी जाती है? 70 रचनाएं भारतेंदु की मानी जाती है, जो बहुत महत्वपूर्ण रचनाएं हैं। उनके बारे में आइए अब हम बात करें, इनकी कौन कौन सी रचनाएं हैं, क्या क्या रचनाएं हैं, इसके बारे में हम थोड़ी सी बातचीत प्रारंभ करें साथियों। ठीक है, देखिए, जो इनके पहले नाटक के बारे में बात करें। ठीक है, नाटक के बारे में जो इनका अनुदित नाटक है, अनुदित नाटक है वह कौन कौन सा है दोस्तों? ठीक है, पहला जो अनुदित नाटक है वह है विद्या सुंदर। देखिए, मैं इस पे क्यों जोर दे रहा हूं, क्योंकि यह प्रश्न पूछ देता है कि भारतेंदु हरिश्चंद्र का कौन सा नाटक अनुदित नाटक है, कौन सा नाटक मौलिक नाटक है। ठीक है, तो अनुदित नाटक और मौलिक नाटक को मैं यहां लिखवा रहा हूं, आप सबको किसी ट्रिक के माध्यम से याद करना ही पड़ेगा। तो विद्या सुंदर, विद्या सुंदर इनका पहला अनुदित नाटक है जो 1868 में निकला था। दूसरा अनुदित नाटक है पाखंड विडंबन, पाखंड विडंबन, जो 1872 की रचना है, नाटक है। तीसरा इनका अनुदित नाटक है धनंजय विजय। बहुत लोगों को याद भी होगा ये, क्योंकि ये हर बार परीक्षा में पूछा जाता है। चौथा इनका अनुदित नाटक है कर्पूर मंजरी, कर्पूर मंजरी 1875 में। पांचवा इनका जो नाटक है वह है भारत जननी, भारत जननी 1877 में। छठा इनका अनुदित नाटक है मुद्रा राक्षस, मुद्रा राक्षस, मुद्रा राक्षस, यह 1875 की रचना है। एक इनकी जो अनुदित रचना है वह है दुर्लभ बंधु, दुर्लभ बंधु। एक इनकी रचना है रत्नावली, रत्नावली। ठीक है, यह इनकी अनुदित नाटक है, अनुदित नाटक है साथियों। ठीक है, अब भारतेंदु हरिश्चंद्र के कुछ मौलिक नाटकों के बारे में बात करें। मौलिक नाटक कौन कौन से हैं? ठीक है, आइए, पहला इनका मौलिक नाटक है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, वैदिक हिंसा, हिंसा न भवति, न भवति। ठीक है, दूसरा मौलिक नाटक है प्रेम जोगिनी, प्रेम जोगिनी, प्रेम जोगिनी। तीसरा इनका मौलिक नाटक है सत्य हरिश्चंद्र, सत्य हरिश्चंद्र 1875 की रचना है, 1875 की ये भी रचना है। चौथा इनका मौलिक नाटक है श्री चंद्रावली, श्री चंद्रावली। ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है, इसी में पूछ देता है निम्नलिखित में से कौन सा अनुदित नाटक है, कौन सा मौलिक नाटक है। इनका
पांचवा जो बहुत इंपॉर्टेंट है, भारत दुर्दशा, 100 बार पूछा गया है। भारत भारत दुर्दशा 1880 में। एक और मोस्ट इंपॉर्टेंट इनका नाटक है नील देवी, 1881 में। नील देवी जो है एक ऐतिहासिक नाटक है, ऐतिहासिक नाटक है। सातवां इनका जो नाटक है मोस्ट इंपॉर्टेंट, अंधेर नगरी, लगभग लोगों ने कहीं सुना होगा, पढ़ा भी होगा। 1881 में इनका मौलिक नाटक है। आठवां जो है सती प्रताप, सती प्रताप, सती प्रताप 1883 है। यह एक अपूर्ण नाटक है। इसको पूर्ण किया राधा कृष्ण दास ने, राधा कृष्ण दास ने इसको पूर्ण किया। ठीक है साथियों। नौवा और अंतिम इनका मौलिक नाटक है विशस्य विषमौष्ठकम धम, 1876। ठीक है, ये इनका अनुदित नाटक और मौलिक नाटक। अनुदित मतलब इन्होंने अनुवाद किया है इस नाटक का, और मौलिक नाटक जो स्वयं से लिखा है, मौलिक नाटक। ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, अनुदित नाटक और मौलिक नाटक, इसे आप लोग याद कर ले किसी भी तरीके से। ठीक है, आइए हम थोड़ी सी बातचीत को आगे बढ़ाएं, इनके निबंध के बारे में बात करें। किसके, कौन है ये? भारतेंदु हरिश्चंद्र। भारतेंदु हरिश्चंद्र के निबंध के बारे में बात करें। ठीक है, एक इनका निबंध है दोस्तों काल चक्र। ठीक है, एक इनका निबंध है मोस्ट इंपॉर्टेंट, लेवी प्राण लेवी। दोस्तों यह वीडियो बड़ी हो रही है, लेकिन विश्वास मानिए किसी पुस्तक को देखने की जरूरत आपको नहीं पड़ेगी। यह एकमात्र वीडियो पूरे भारतेंदु के का साहित्यिक परिचय का वर्णन यह वीडियो कर रहा है। एक इनका निबंध है दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट, भारत वर्षोन्नति। भारत वर्षोन्नति कैसे हो सकती है? देखिए, भारत वर्षोन्नति कैसे हो सकती है, इस पे एक महत्वपूर्ण तथ्य यह है कि उत्तर प्रदेश का एक डिस्ट्रिक्ट है बलिया डिस्ट्रिक्ट। बलिया के में हर प्रत्येक वर्ष एक मेला लगता है, आज भी उसका नाम ददरी मेला है। तो बलिया के ददरी मेला में वर्ष 1884 में भारतेंदु हरिश्चंद्र ने यह निबंध को पढ़ा था, भारत वर्षोन्नति कैसे हो सकती है। तो बलिया के ददरी मेले में वर्ष 1884 में भारतेंदु हरिश्चंद्र ने देशवासियों को भारत वर्षोन्नति का मंत्र दिया था। ठीक है, आइए इनके अन्य निबंध के बारे में बात करें। एक इनका निबंध है काश्मीर, काश्मीर कुसुम। एक निबंध है जातीय संगीत। अगला निबंध इनका है संगीत सार। मोस्ट इंपॉर्टेंट एक निबंध है जो यूपीएचएससी में पूछा गया है, हिंदी भाषा। शायद 1890 में यह निबंध, नहीं 1890 नहीं, 1880 के आसपास यह निबंध आया था दोस्तों, एक बार आप लोग देख लेंगे। हिंदी भाषा मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कालचक्र मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, एक इनका निबंध है स्वर्ग में विचार सभा, स्वर्ग में विचार सभा। एक इनका निबंध है उदय उरोदय, उरोदय। ठीक है, एक इनका निबंध है मणि कड़िका, कड़िका। एक महत्वपूर्ण निबंध है रामायण का समय। ठीक, थोड़े बहुत और निबंध है, मोस्ट इंपॉर्टेंट बादशाह दर्पण, बादशाह दर्पण। ठीक है, और एक महत्वपूर्ण निबंध है एक अद्भुत अपूर्व
स्वप्न। साथियों, इतने निबंध बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप ध्यान में रखेंगे तो मुझे लगता है कि इससे इतर प्रश्न पूछे जाने की संभावना कम है। आइए जल्दी जल्दी थोड़ी सी और बातचीत करें इनके काव्य कृतियों के बारे में, काव्य के बारे में बात करें। साथियों, इनका एक काव्य है भक्ति सर्वस्व, 1870 में। प्रेम मालिक, 1871। तीसरी इनका एक काव्य है कार्तिक स्नान। चौथा है प्रेम सरोवर। क्या है? प्रेम सरोवर, मोस्ट इंपॉर्टेंट। एक है इनका प्रेमाशु वर्णन, ठीक है। प्रेम तरंग, प्रेम पे खूब लिखते थे। प्रेम माधुरी, उत्तरार्ध, उत्तरार्ध भक्तमाल, प्रेम प्रलाप। एक इनकी रचना है होली, 1879 में। एक है प्रेम सतसई। ये सब इनकी रचनाएं हैं दोस्तों। एक है वर्षा विनोद, वर्षा विनोद। मोस्ट इंपॉर्टेंट एक इनका खड़ी बोली ये की रचना है फूलों का गुच्छा, 1882 में, ठीक है। इनकी कुछ और रचनाएं बकरी विलाप, विजय वल्लरी, बंदर सभा, उर्दू का स्यापा, प्रबोधिनी, सुमनांजलि, विजयनी, विजय वैजंती, जातीय संगीत। ये सब इनके महत्वपूर्ण दोस्तों हैं, आप लोग इसको जरूर ध्यान में देखें। भक्ति सर्वस्व, प्रेम मालिक, कार्तिक स्नान, प्रेम सरोवर, प्रेमाश्रु वर्णन, प्रेम तरंग, प्रेम माधुरी, उत्तरार्ध भक्तमाल, प्रेम प्रलाप, होली, प्रेम सतसई, वर्षा विनोद, फूलों का गुच्छा, बकरी विलाप, विजय वल्लरी, बंदर सभा, उर्दू का स्यापा, प्रबोधनी, विजय विजयनी, विजय वैजंती। ये सब इनकी महत्वपूर्ण रचनाएं हैं दोस्तों, ठीक है। इनकी कहानी है एक दोस्तों, अद्भुत अपूर्व स्वप्न, ठीक है। इनकी कहानी में है। आइए, जो एक प्रश्न यहां से जरूर पूछता है इनकी यात्रा वृतांत के बारे में। वृतांत, यात्रा वृतांत के बारे में, ठीक है। एक इनका यात्रा साहित्य है सरयू पार की यात्रा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। दूसरी है लखनऊ की यात्रा। तीसरी है मेहदावल की यात्रा। दोस्तों, यह तीनों आपको याद करना पड़ेगा क्योंकि विकल्प में पूछ देता है, कई बार पूछा भी है कि निम्नलिखित में से कौन सा भारतेंदु का यात्रा साहित्य नहीं है। यह तीन विकल्प में दे देता है, एक दे देगा लद्दाख की यात्रा, ठीक है। तो सरयू पार की यात्रा, लखनऊ की यात्रा, मेहदावल की यात्रा, यह इनका यात्रा साहित्य। एक अब आइए इनके आत्मकथा, आत्मकथा के बारे में बात करें तो इनकी आत्मकथा है एक कहानी। दूसरी है कुछ आप बीती, कुछ जग बीती, ठीक है। दो इनकी आत्मकथा है। आइए इनके उपन्यास के बारे में बात करें तो पहला उपन्यास है, जो ये इंपॉर्टेंट नहीं है उतना, लेकिन ध्यान में रखें, जब मैं बता रहा हूं तो सब कुछ बताऊं, पूर्ण प्रकाश, और दूसरा चंद्र प्रभा, ठीक है। ये इनकी दो रचनाएं। थोड़ा इंपॉर्टेंट फैक्ट पे भी हम बात करें। देखिए, अभी मैंने एक इनकी रचना बताई
विजयनी, विजयनी, विजय वैजयंती। देखिए एक निबंध काव्य है, ठीक है, निबंध, निबंध काव्य है। मिस्र में भारतीय सेना द्वारा विजय प्राप्त करने की गाथा इसमें की गई है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसीलिए मैं बता रहा हूं। मिस्र में भारतीय सेना द्वारा विजय प्राप्त की गाथा, ठीक है। विजय, विजयनी, विजयनी, विजय वैजयंती, मोस्ट इंपॉर्टेंट। आइए एक है प्रबोधिनी। प्रबोधिनी नामक रचना जो है, हरिश्चंद्र ने विदेशी वस्तुओं जिनमें कपड़ा, कारखाना, टॉफी, बिस्किट आदि अन्य लुभावनी जो वस्तुएं थी उनकी त्याग की प्रेरणा देते हैं, ठीक है। विदेशी वस्तुओं के त्याग की प्रेरणा, ठीक है, प्रबोधिनी में। आइए एक रचना है इनकी प्रातः समीरन, प्रातः समीरन, ठीक है। में प्रकृति चित्र की दृष्टि से उत्कृष्ट रचना मानी जाती है। प्रकृति चित्र, इसमें बहुत अच्छा प्रकृति चित्रण दिया गया है जो बांग्ला भाषा के प्यार छंद का प्रयोग हिंदी में भारतेंदु जी ने किया है, ठीक है। प्यार छंद, प्यार छंद का मतलब होता है कि राष्ट्रीय और सांस्कृतिक स्वर, ठीक है, सांस्कृतिक, राष्ट्रीय भावना, सांस्कृतिक भावना आपको देखने के लिए मिलेगी, ठीक है। एक इनकी रचना है बंदर सभा। बंदर सभा में भारतेंदु जी ने, ये सब पूछ देता है, भारतेंदु जी ने पैरोडी शैली का प्रयोग किया है। पैरोडी शैली का मतलब होता है हंसी मजाक शैली का प्रयोग किया है, ठीक है। एक है उर्दू का स्यापा। उर्दू का स्यापा, भारतेंदु ने उर्दू के स्यापा में अरबी, फारसी व उर्दू के स्यापा नामक काव्य रूप की शैली को अपनाया है, ठीक है। किसकी? अरबी, फारसी, उर्दू, ये सब अपनाया है। एक इनकी रचना है मोस्ट इंपॉर्टेंट, नए जमाने की मुकरी। नए जमाने की मुकरी, नए जमाने की मुकरी नामक रचना में भारतेंदु जी ने नए जमाने की मुकरी में सामाजिक, राजनीतिक, धार्मिक विसंगतियों पर व्यंग्य किया है, ठीक है। देखिए भारतेंदु, एक काल चक्र इनकी बहुत महत्वपूर्ण रचना है। काल चक्र, काल चक्र में भारतेंदु जी ने काल चक्र की भूमिका में क्या लिखा है कि हिंदी नए चाल में ढली। मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसको याद रखें। भारतेंदु हरिश्चंद्र ने काल चक्र की भूमिका में लिखा है हिंदी नए चाल में ढली, ठीक है। देखिए एक रचना है नारद भक्ति सूत्र। भारतेंदु हरिश्चंद्र ने नारद भक्ति सूत्र का अनुवाद तदीय सर्वस्व नाम से किया है दोस्तों, ठीक है। अब तदीय सर्वस्व जो रचना है वह वैष्णव धर्म के प्रचार प्रसार तथा उनके तथ्यों को स्पष्ट करने वाली यह रचना हमारे सामने ये उभर कर आती है दोस्तों।
आइए अन्य हम बात करें। डॉक्टर नगेंद्र ने डॉक्टर डॉक्टर नगेंद्र ने भारतेंदु हरिश्चंद्र को कविता के क्षेत्र में मोस्ट इंपॉर्टेंट, कविता के क्षेत्र में नव युग नव युग का अग्रदूत नव युग का अग्रदूत कहा है। ठीक है, डॉक्टर नगेंद्र ने हरिश्चंद्र को कविता के क्षेत्र में नव युग का अग्रदूत कहा है। ठीक है, इतनी बातें हम लोग एक फैक्ट और हम जान लेते हैं कि एक रचना है रानी छद्म लीला, रानी छद्म लीला, एक है तन्मय लीला और देवी छद्म लीला। जो रचनाएं हैं यह भारतेंदु के प्रबंध गीत काव्य हैं, प्रबंध गीत काव्य हैं। ठीक है दोस्तों, हमने भारतेंदु के ऊपर बहुत विस्तृत रूप से एक एक फैक्ट के बारे में बातचीत कर लिया है। अब जब यहां तक हमने बात कर ली है तो जो वो असिस्टेंट प्रोफेसर टीजीटी पीजीटी की परीक्षा में जो महत्वपूर्ण भारतेंदु की पंक्तियां पूछी जाती हैं उनके बारे में भी हम बात कर ले। एक इनकी जो पंक्ति है, फरकी उठी सबकी भुजा, फरकी उठी सबकी भुजा, फरकी उठी तलवार, क्यों आप हुए ऊंचे भय आर्य मोक्ष के बार। फरकी उठी तलवार, ये मैं पढ़ दे रहा हूं, आप लोग नोट कर लेना। फरकी उठी सबकी भुजा, फरकी उठी तलवार, क्यों आप हुई ऊंचे भय आर्य मोक्ष के पार। दूसरी जो पंक्ति है वह है कहां करुणा निधि, कहां करुणा निधि केशव सोए, कहां करुणा निधि केशव सोए, जागत नाही अनेक जतन करी, भारत वासी रोए। ठीक है, आइए अगली जो पंक्ति है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, निज भाषा उन्नति अहे सब उन्नति कै मूल, बिन निज भाषा ज्ञान के मिटे नहीं अके शूल। यह बहुत इंपॉर्टेंट है। एक इनकी ये पंक्ति है कि पिय प्यारे तिहारे निहारे बिना, प्रिय प्यारे तिहारे निहारे बिना, अखिया दुखिया नहीं मानते हैं। एक समस्या पूर्ति है। ठीक है, एक इनकी महत्वपूर्ण पंक्ति है कि भीतर भीतर सब रस चूसे, हंस 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 के तन मन धन मुँह से, जाहिर बातन में अति तेज, क्यों सखी सज्जन नाही अंग्रेज। यह मुकरी है। ठीक है, एक इनकी पंक्ति है मोस्ट इंपॉर्टेंट, रोवहू सब मिली है भारत भाई, रोवहू सब मिली है भारत भाई, हा हा भारत दुर्दशा न देखी जाए। एक जो नोट करके लिख लीजिए, एक अंतिम बात नोट कि आदिकालीन कवि अमीर खुसरो के बाद आधुनिक काल में भारतेंदु ने मुकरियों की
रचना की। मुकरी की रचना कौन सी? भीतर भीतर सब रस चूसे, हंस हंस के तन मन धन मुंह से, जा जहिर बातन में अति तेज, क्यों सकी साजन नहीं अंग्रेज। तो दोस्तों, हमने भारतेंदु हरिश्चंद्र के बारे में विस्तृत बातचीत किया, एक एक बात को समझा, और मुझे लगता है कि इतना असिस्टेंट प्रोफेसर, टीजीटी, पीजीटी की तैयारी जो विद्यार्थी कर रहे हैं उनके लिए इतना फैक्ट परिपूर्ण है। आप सभी साथी इस वीडियो को बार बार देख सकते हैं तथा भारतेंदु हरिश्चंद्र पर एक समझ विकसित कर सकते हैं। ठीक है साथियों, मैंने भारतेंदु हरिश्चंद्र के बारे में विस्तृत बातचीत की। आप हमारे पढ़ाई पाठशाला के यूट्यूब चैनल, टेलीग्राम चैनल और इंस्टाग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, या अब अगली कड़ी में एक नए कवि के साथ मिलते हैं। मैं हेमंत सिंह आपसे जल्द ही एक नए कवि को लेकर उन पे विस्तृत बातचीत करते हुए मिलूंगा। धन्यवाद, नमस्कार।